हेलो एंड वेलकम टू द कबड्डी अड्डा पावर्ड बाय sportsbet.io। प्रो कबड्डी में काफी इंटरेस्टिंग वीक रहा। काफी बड़े विन्स रहे जो शायद हमने सोचा नहीं था कि ऐसे विन्स होंगे। और जो प्लेऑफ्स की रेस है वो अब काफी हद तक इंटेंस हो गई है। तो यही सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी के साथ इन द कबड्डी अड्डा। रोहित भाई नमस्ते, वेलकम। नमस्ते साहिल भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक रोहित भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल। रोहित भाई, कुछ टीम्स है लेकिन जो जिनका हफ्ता बढ़िया नहीं रहा, और खासकर मैं बात कर रहा हूँ दबंग दिल्ली और यू मुंबा टीम्स की, जो इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस पहले दिखाकर इस हफ्ते में शायद थोड़े चूक गए। तो ये हफ्ते का एनालिसिस आप कैसे करते हैं? और खासकर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा रोहित भाई, क्या आपको लगता है कि जो कुछ टीम्स है जो एक प्लेयर पे ज्यादा निर्भर है, जैसे हमने दबंग दिल्ली के साथ देखा कि नवीन के इंजरी के बाद बहुत बड़े मार्जिन से उनको हार फेस करनी पड़ी, तो क्या जो टीम्स एक प्लेयर पे निर्भर है उनको लीग में इस सीजन में मुश्किल हो सकती है? ये एक सवाल वीक के एनालिसिस के साथ मैं आपको पूछना चाहूंगा। साहिल भाई, जैसे कि उस दिन हमने इंटरव्यू किया था तो हमने ये बात करी थी कि अगर नवीन को भगवान न करे कोई चोट हो या फिर वो किसी तरह से फॉर्म में ना खेले तो दिल्ली को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि एक टीम गेम में अगर पूरी टीम एक प्लेयर पे निर्भर रहेगी तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अब पटना पायरेट्स को देख लो, कोई सभी एक दूसरे पे निर्भर है, बट सब अपना अपना, क्योंकि आप 7 प्लेयरों पे निर्भर रहते हैं तो ही टीम गेम कहलाती है। अगर आप एक पे निर्भर रहते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है गेम को आगे ले जाना। तो यही यही कारण है एक दबंग दिल्ली का और यू मुंबा का, क्योंकि उनके इंजर्ड हो गए हैं प्लेयर। तो मैं आशा करता हूँ कि वो जल्दी रिकवरी करेंगे और जल्दी नेट पे आए तो अच्छा होगा उनकी टीम के लिए। बिल्कुल। रोहित जी, मैच रिव्यूज पर जाने से पहले एक बार मैं सारे फैंस को और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स अड्डा में हम हर एपिसोड में एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, और उस कॉन्टेस्ट में आप जीत सकते हैं स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज। उस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक बहुत आसान से सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में दे दीजिए। इस एपिसोड का सवाल, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट एवर प्रो कबड्डी एमवीपी? प्रो कबड्डी में सबसे यंग एमवीपी का खिताब किसे मिला था? रोहित भाई, शायद इतना आसान नहीं होगा, 2 नाम है मेरे मन में फिलहाल तो। जी, इतना आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। जो मतलब वो तो जो कंटिन्यू देखते हैं कबड्डी को उनको तो होगा, तो वो भी थोड़े कंफ्यूज होंगे, पर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 लोगों में कंफ्यूजन है, तो ये भी एक हिंट मैं फैंस को दे रहा हूँ कि देखिए फिर दोनों में से किसका नाम होगा। रोहित भाई, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे मैच रिव्यूज में। मैच रिव्यूज में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा दबंग दिल्ली का जो परफॉर्मेंस है। बिल्कुल जो उनसे उम्मीद की जाती है उस लेवल पर नहीं रहा इस हफ्ते। बेंगलुरु बुल्स से खैर हम समझ सकते हैं नवीन कुमार टीम में नहीं थे, मगर जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट थोड़ी इंजरी थी, मगर एंड तक नवीन कुमार थे मैट पर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही है दबंग दिल्ली के लिए, जयपुर के खिलाफ सिर्फ 4 टैकल पॉइंट, और जो बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ मैच हुआ इतने बड़े मार्जिन से हारे, मगर उसमें भी महज 2 टैकल पॉइंट। रोहित भाई, तो क्या रविंदर पहल जो पिछले सीजन में उनके सबसे एक्सपीरियंस डिफेंडर रहे, सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग डिफेंडर रहे, क्या उनके एक्सपीरियंस को कोई मिस कर रही है टीम? हाँ, मिस तो जरूर करेगी, क्योंकि भाई देखो ना, अगर रेडर्स जैसे दिल्ली, आपने जयपुर का नाम लिया, जयपुर में अर्जुन है, अर्जुन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक नवीन, जैसे वो नवीन कर रहे हैं वैसे अर्जुन भी अपनी टीम का फुल कर रहे हैं। पर उसमें दीपक हुड्डा उनका सपोर्ट कर रहे हैं एज ए रेडर, एज ए डिफेंडर। डिफेंस उनका सपोर्ट कर रही है, तो उनको इतना मुश्किल नहीं हो रहा है किसी टीम के लिए। बट नवीन जब खेल रहे हैं तो ही सॉरी, तभी टीम परफॉर्म कर रही है। तो ये ऐसा टीम ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक प्लेयर खेल रहा है तो उसको आपको सपोर्ट दोगे तभी वो थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा।
नवीन अपनी हुँ, जगह परफॉर्म कर भी रहा है, पर आपने जयपुर के साथ मैच देखा कि बीच में थोड़ी सी इंजरी हुई और टीम बिल्कुल डाउन चलेगी। तो ये टीम नहीं है, क्योंकि टीम गेम है, टीम गेम में जो आप जिसकी पोजीशन है उसको अपनी अपनी पोजीशन में काम करना चाहिए। डिफेंस का काम डिफेंस हुँ, करना है, तो उनको डिफेंस करना चाहिए। और जैसे रेडर का काम है रेड रेड करना, तो वो अपना रेड करेगा। जैसे पुनेरी पल्टर का हमने मैच देखा, उन्होंने रेडर्स ने भी अपना बखूबी काम किया, डिफेंस ने भी अपना बखूबी काम किया। बैंगलोर बुल्स ने अपना डिफेंस भी अच्छा किया, वो रेडर्स भी रेडर अच्छी की। ठीक है, आपने हुँ। एक मैच देखा होगा जिसमें बैंगलोर बुल्स का मेरे को याद नहीं किस टीम के साथ मैच था, बट हाफ टाइम तक पवन शरावत बिल्कुल भी नहीं चले, जी, जी। हाफ टाइम तक। हुँ, उसके बाद तब हुँ, तक वो जो सिचुएशन थी वो उनके डिफेंस और उनके यंग रेडर्स या उनके रेडर्स थे, सेकंड थर्ड रेडर जो भी थे, उन्हें संभाल रखा था वो पूरा हुँ, मैच। लास्ट के हाफ टाइम के बाद पवन शरावत ने अपना सुपर 10 किया, पर हाफ टाइम तक तो हुँ। टीम ने पूरा टीम को सपोर्ट कर रखा था ना। तो ये जी, चीज़ जी। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ दिल्ली टीम के अंदर होनी चाहिए कि अगर उसमें मेन रेडर नहीं है उनके, तो कम से कम वो अपने डिफेंस को संभाले और गेम को थोड़ा स्लो करके कम से कम नेक टू नेक फाइट रखें, तो बराबर स्कोर रखें हुँ, कि बाद में लास्ट के 5 मिनट में चाहे क्या होता है, लास्ट के 5 मिनट में अगर बराबर स्कोर चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग टीम है वही जीते, जो वीक टीम है हुँ, वो भी जीत हुँ, सकती है। बट थोड़ा-सा अभी इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, सबको अपने-अपने हिसाब से अपनी ज़िम्मेदारी वो निभानी ज़रूरी है। बिल्कुल। रोहित भाई एक और मैच जिसमें टीम ने सिर्फ 2 टैकल पॉइंट स्कोर किए, वो था यूपी योद्धा वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। जो एक समय लग रहा था यूपी योद्धा बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगी, मगर ऐसा डिफेंस जो सिर्फ 2 टैकल पॉइंट पूरे मैच में स्कोर कर रहा है, कहीं ना कहीं इस डिफेंस पे सवाल उठते हैं। और एक सवाल जो उठता है रोहित भाई, क्या एक यंग डिफेंस जो है, जैसे आशु सिंह है, उनके नीतीश कुमार है, उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस कह सकते हैं, सुमित है जो सिर्फ अपने दूसरे सीजन में है, दूसरे जो उनके कवर है वो भी अपना पहला सीजन खेल रहे हैं। तो क्या एक यंग डिफेंस को बस एक सीजन के एक्सपीरियंस वाले डिफेंस को कमिट करके यूपी योद्धा ने कहीं कुछ गलती कर दी है इस सीजन? ऐसे नहीं, क्योंकि एक तो जिसका कभी-कभी क्या होता है, जिसका फर्स्ट सीज़न होता है, जिसको फर्स्ट डेब्यू होता है, तो कहीं न कहीं वो प्रेशर में खेल रहा होता है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में चल रहे होते हैं कि मेरा परफॉर्म कैसा होगा, नहीं होगा तो मैं मेरी जगह किसी और को खिलाड़ी जाएगा, मतलब मेरा फर्स्ट चांस है, होता है ना सबका फर्स्ट चांस है। तो उस एक्चुअली वो अगर उसको प्लेयर अगर उसको प्रेशर में ले ले, तो उस चीज़ में वो फिर खेलना उसका मुश्किल हो जाता है। अगर उसी चीज़ को वो अपना जो कि मेरा फर्स्ट सीज़न है, मैं अपना बेस्ट करूँगा, उसमें मैं उसी चक्कर में कभी-कभी क्या होता है, बंदा अच्छा खेल जाता है। जैसे हम्म, अभी आप देखो कितने सारे रेडर्स आए हैं नए, कितने सारे डिफेंडर्स आए हैं नए। तो अगर वही फ़र्क है कि अगर आप अपनी वही जो कमज़ोर, जब ये सोचेंगे कि पहला सीज़न है मेरा, तो वो चीज़ को लेके बैठ गए तो आप तो परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। अगर ये बोलेंगे कि मेरा पहला सीज़न है, मुझे बहुत बेस्ट करना है, तो आप अच्छा परफ़ॉर्म हम्म, करेंगे। तो ये कहीं न कहीं उनकी डिफेंस में ये चीज़ दिखी मेरे को, क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे कि अगर उनको कोई, जैसे कि दोनों कॉर्नर अगर आउट बाहर हो जाए उनके, तो उन्हें ज़्यादा प्रेशर आ हम्म, जाता है कि यार हम्म, अब हम तो हम्म, क्या कर सकते हैं, इतने अच्छे रेडर्स हैं। तो ये कहीं न कहीं उनकी ये चीज़ है। अभी देखो प्रदीप नरवाल इंजर्ड है, तो उन्होंने हम्म, एक अच्छा डिसीज़न लिया कि मैं इंजर्ड हूँ तो मुझे बाहर बिठाओ और बाकी जी, किसी को अच्छा चांस यस, दो। तो ये भी हम्म, एक क्वालिटी होती है, ये होता है एक्सपीरियंस का। अगर आपसे नहीं खेला जाए, किसी और को चांस दो, शायद वो अच्छा खेल जाए। बिल्कुल। रोहित जी, काफी अच्छी एनालिसिस की है आपने इस मैच की। होपफुली जो प्रदीप नरवाल है इंजरी से जल्दी रिकवर हो जाए। सारे फैन, सारे व्यूअर्स भी यही चाहते होंगे कि फिर उन्हें हम वो रिकॉर्ड ब्रेकर वाले फॉर्म में देखें। इसी के साथ हुँ। रोहित भाई बढ़ते हैं हमारे पिक्स ऑफ द वीक पर। काफी मुश्किल वीक रहा है रोहित भाई काफी टीम्स के लिए, और काफी टीम्स के लिए काफी आसान वीक भी रहा है। तो कौन है आपके इस हफ्ते के पिक्स ऑफ द वीक? मेरे पिक्स ऑफ द वीक है इस बार असलम जो अपना पुनेरी पल्टन के हैं, प्रशांत कुमार राय, पवन जो रेडर्स है, आप तो जानते हैं, क्योंकि असलम मेरे से लिस्ट में टॉप पे इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि उनका परफॉर्म कैसा था। तो अभी यंग में सबसे बेस्ट परफॉर्म जा रहा है उनका, और मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में वो मतलब कुछ ना कुछ हाई, मतलब अच्छे स्टार बन के उभरेंगे आगे। और प्रशांत राय को तो मैं कहूँगा वो पटना पायरेट्स के एक प्रकार के वो संकट मोचन है। जैसे कि मोनू गोयत अपना काम कर रहे हैं, सचिन अपना काम कर रहे हैं, पर जब टीम को नीड है पॉइंट की, डू एंड डाई हो या फिर मैच क्रूशियल मैच हो उसमें, तो उसमें प्रशांत राय जो है ना वो बहुत अच्छा अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बाहर बेंच में बैठे होते हैं, उनको पता है, बाहर से वो एनालाइज करते हैं, और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, फिटनेस भी अच्छी है इस बार। पर मैंने उनको जितनी बार देखा उतनी बार स्कोर लेके आए। और पवन शेरावत के बारे में तो बताना, अब क्या बताऊँ मैं उनके बारे में, आप देखिए अभी
अभी लास्ट टाइम अभी मैच हुआ था दबंग दिल्ली और पवन शरावत के स्कोर दबंग दिल्ली के टोटल स्कोर से भी ज़्यादा स्कोर था, सिंगल स्कोर। जी, तो इनका और जी, अभी जी। अभी कितना कवर पे है हमारे महेंद्र, तो महेंद्र सिंह अभी अच्छी परफॉर्म किया, उन्हें भी मतलब हुँ, जो उनकी क्वालिटी है वो धीरे-धीरे उनके अंदर आ रही है। और साहिल भाई, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आने वाले जितने भी मैचेज़ हैं, अभी आप किसी पे ये नहीं बोल सकते कि अब देखो, आप जिस टीमों को हम वीक कहते थे, आज वो टीम स्ट्रॉन्ग निकल रही है बाहर, और जी, जो जी, कम बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग है वो धीरे-धीरे डाउन आ रही है। तो ये हुँ, आने वाले वीक हैं, ये बहुत टफ वीक होने वाले हैं, और ये हम सबको उसमें काफ़ी मज़ा भी आएगा देखने में। तो महेंद्र अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, सुरजीत तो हुँ, ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में है, और लास्ट मैच में तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। और जी, उनके तमिल तनागा के जो कॉर्नर है सागर, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। और हालांकि जो सागर, सुरजीत और तमिल तनागा का जो डिफेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत ही हुँ, मतलब ऐसे बोलते हैं पेशेंस वाला डिफेंस लगा मुझे। और पुनेरी पलटन के लिए एक खुशखबरी और है कि विशाल भारद्वाज जो उनके कॉर्नर है, जो हुँ, क्वालिटी उनके अंदर है वो उनके अंदर वापस आ गई है वो क्वालिटी। मैंने कल वो मैच में जी, देखा, और काफ़ी अच्छे उन्होंने उनकी कल उनकी फेस में उनके जो एग्रेशन दिख रहा था मेरे को, जो उनकी जो हुँ, स्किल्स बाहर आ रही थी, जैसे एंकल के टाइम हुँ। पे वो एंकल कर रहे थे, डाइव के टाइम पे वो डाइव कर रहे थे, तो मतलब हुँ। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और ये मेरी वीक पिक ऑफ द वीक है। रोहित भाई, एक इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, कि विशाल भारद्वाज से अगर कैप्टेंसी का प्रेशर हट जाए तो क्या उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलना आसान हो जाएगा। नितिन तोमर के आने के बाद कहीं ना कहीं वो देखने मिला है हमें। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अभी भी क्योंकि देखो ना, विशाल भारद्वाज एक बहुत अच्छे कॉर्नर है। वो ना अभी इंडिया के सबसे अच्छे कॉर्नर्स में माने जाते हैं वो। तो उनको कहीं न कहीं फ्रीडम मिल जाती है कि मुझे सिर्फ डिफेंस करना है। क्योंकि अब नितिन तोमर को देखो, नितिन तोमर रेडर है। मैंने आपको कहा था हम्म, डिफेंस जो करता है, और जो रेडर है उनको उसको रेडर चला के रखा है नितिन तोमर ने कि तू रेड कर, रेड को यहाँ डिफेंस को समझा रहे हम्म, हैं। तो उसी हम्म, का एडवांटेज मिलता है। और इसकी वजह से कि विशाल भारद्वाज और बलदेव का दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ इस टाइम में इंडिया में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो कहीं हम्म, न कहीं वो चीज़ अब उभर के आने शुरू हो गई है, और आने वाले मैच में भी हम्म, वो चीज़ होगी, क्योंकि जो विशाल भारद्वाज है वो बहुत अच्छे एंकल होल्ड भी करते हैं, चेंज भी मारते हैं, अपना डायरेक्ट डायरेक्ट 7 नंबर भी मारते हैं वो, और डाइव भी अच्छी मारते हैं। तो मुझे कल बहुत खुशी हुई कि वो मतलब उनकी जो पुरानी गेम है वो निकल के बाहर आई है, हम्म। जिसके कारण कल पुनेरी पलटन बहुत स्ट्रॉन्ग, उसमें उनका जो बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा मुझे कल। बिल्कुल। रोहित जी, इससे पहले कि हम मेरे फेवरेट सेक्शन में बढ़े, मैं एक बार फिर फैंस को याद दिलाना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज है जो आप जीत सकते हैं। और यदि आपको मर्चेंडाइज जीतनी है तो प्लीज एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसे आपको फॉलो करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक बहुत आसान से सवाल का जवाब दीजिए। इस बार का सवाल: Who holds the record for being the youngest ever Pro Kabaddi MVP? प्रो कबड्डी में सबसे नौजवान MVP होने का खिताब किसके नाम है? रोहित भाई, नौजवान प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो काफी नौजवान प्लेयर्स का नाम आगे भी आने वाला है हमारे पॉइंट या एम्प्टी रेड सेगमेंट में। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बार समझा दूं कि ये सेगमेंट कैसे काम करता है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ वाक्य कहूंगा रोहित भाई से, और अगर वो उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो वो मुझे कहेंगे पॉइंट, या फिर वो मुझे कहेंगे एम्प्टी रेड। रोहित भाई तैयार है? बिल्कुल, बिल्कुल भाई। रोहित भाई, इस बार की पहली रेड मेरी नहीं बल्कि पवन सेरावत की होगी। काफी इंटरेस्टिंग है। पवन सेरावत ने कहा है, अगर नवीन होता तो भी यही होता। जो मैच का रिजल्ट है बेंगलुरु वर्सेस दबंग दिल्ली, उन्होंने कहा अगर नवीन होता तो भी यही होता। तो ये पवन सेरावत की पॉइंट या एम्प्टी रेड? मुझे ये तो एम्प्टी रेड लगती है कि ये होता ना, अभी हुआ तो मतलब अगर वो होते तो होता ना, अगर पर क्योंकि अभी पवन और नवीन दोनों अनबीटेबल है, दोनों बहुत ही अच्छे रेडर है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर नवीन खेलते और नवीन अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो कहीं ना कहीं टीम जो दूसरी टीम पे जो प्रेशर है वो डिफेंस में भी होता,
उनके सेकंड रेडरों पे भी होते हैं, उनके थर्ड रेडरों पे भी होता है वो प्रेशर। तो जैसे हम्म, कि दबंग दिल्ली कहीं ना कहीं प्रेशर पे दिखी जब पवन शरावत अपने नॉन स्टॉप स्कोर कर रहे थे, तो कहीं न कहीं हम्म, उनको प्रेशर में दबंग दिल्ली वो डिफेंस प्रेशर में आया कहीं न कहीं। तो अगर वही चीज़ पवन शर अपना नवीन अगर स्कोर कर रहे होते तो कहीं न कहीं दूसरी टीम भी प्रेशर में आती। तो ये ऐसा नहीं है कि वो होते तब भी इतना बड़ा स्कोर होता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नवीन होते तो मैच काफ़ी अच्छा होता, मेरा मानना ये ओके, है। बिल्कुल। तो बहुत एक रेयर एम्प्टी रेड है पवन शेरावत की। या या दूसरी रेड हमारी इस सीजन छठे स्पॉट के लिए काफी टीम्स सेम पॉइंट्स पे टाई होने की चांस है। हाँ, ये आपका पॉइंट है क्योंकि अभी जो टीमें लूज़ करी थी, जो मतलब कुछ टीमें जो लूज़ कर रही थी, अब वो अप आने लग गई हैं और जो टॉप पे थी वो टीमें नीचे आने लग गई हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ अभी ये कहीं न कहीं आपका ये पॉइंट है क्योंकि कहीं न कहीं ये फाइट होगी और मैं तो कहता हूँ कि इस बार हम ऐसा डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये टीम पहले ये और ये टीम ऐसे मतलब प्लेऑफ में पहुँच गई है। तो अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। मैं आपको पहले भी कहा कि आने वाले मैचेस बहुत क्रूशियल होंगे और बहुत टफ मैच होंगे और देखने का मजा आएगा। बिल्कुल। रोहित जी, तीसरी रेड हमारी इस एपिसोड की, अगर वी अजीत कुमार वापस नहीं आए तो इस हफ्ते हम मुंबई को टेबल के बॉटम में देख सकते हैं। हाँ, ये आपका पॉइंट है क्योंकि अभिषेक अभी इनके जो रेडर है वो भी परफॉर्म इतना वैसे नहीं कर पा रहे हैं। पर मुझे लगा कि पुनेरी पल्टन में एक ऐसा था कि नितिन तोमर और अभिषेक एक ही टीम से खेलने वाले हैं अपने स्टेट के, तो कहीं न कहीं ये चीज़ होती है कि एक दूसरे की वीकनेस पता होती है। तो शायद उसने नितिन तोमर ने शायद उसी चीज़ का आपने देखा, कल नितिन तोमर ने सेकंड मैन से भी कैचे मारी है यस। अभिषेक को। तो और हरेंद्र जो उनका कवर है रियो मुंबा का, उनके अगेंस्ट भी नितिन तोमर कई बार खेल चुके हैं और नितिन तोमर एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो उनको यंग प्लेयरों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनको पता है कि मैं यही मूवमेंट करूँगा तो इस मूवमेंट में ये प्रैक्टिस में हमारे साथ ऐसे टूटता था तो वो ज़रूर टूटेगा। तो मतलब उन्होंने को पता है इस चीज़ का। तो कहीं न कहीं ये प्लस पॉइंट कल पुनेरी पल्टन को मिला और साथ में डिफेंस भी काफ़ी अच्छा खेला। जैसे मैंने बताया विशाल भारद्वाज बहुत अच्छा खेले, बलदेव भी अच्छा खेले, उनके डिफेंस काफ़ी अच्छा खेला, रेडर्स तो आउटस्टैंडिंग है ही है उनके। तो वही चीज़ कहीं न कहीं यू मुंबा को पड़ी, पर अजीत का टीम में होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देखिए ना, मैंने पहले भी कहा था कि एक प्लेयर पे अगर कोई भी टीम डिपेंड रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए किसी टीम पे डिपेंड ना रहें, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, अपना में डिफेंस करें, अपने में रीडिंग करें जो जिसकी ज़िम्मेदारी है। जिस चीज़ के लिए जिसको लिया है वो अपना-अपना काम करेंगे तो मतलब एक शानदार प्रदर्शन होगा टीम का, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। एक आखिरी रेड हमारी इस बार की रोहित भाई, बंगाल वॉरियर्स टीम में इस बार से रण सिंह रेगुलरली दिखना शुरू होंगे। जी, ये आपका पॉइंट है। मुझे लगता है क्योंकि मैं इस टीम का कोच तो हूँ नहीं, पर मेरा सोचना है कि रण सिंह का टीम में होना ज़रूरी है क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर एक एक फिट एक्सपीरियंस प्लेयर अगर मैट के ऊपर है तो एक रेडर के लिए बहुत प्रेशर होता है। और उसमें से रण सिंह बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है और उनका ये पता नहीं होता वो कब कैच मार दें, क्योंकि उनका ये है कि अगर रेडर की उनसे नज़र हटी और उनको रेडर की बैक दिखी तो 100 में से मैं कहता हूँ 95% ऐसा होता है कि वो छोड़ते नहीं है। तो उनके एंकल भी अच्छे हैं, वो रीडिंग भी अच्छी करते हैं, बल्कि उनको चांस नहीं मिलता, पर मेरा मानना है कि वो रीडिंग भी अच्छी करते हैं। पर रण सिंह का मैट पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिंकू नहीं है तो रण सिंह का मैट पे होना ज़रूरी है क्योंकि प्रेशर दूसरी टीम पर डालना बहुत ज़रूरी होता है। सही बात। जी, बिल्कुल। तो हमारी इस बार 4 में से एक एम्प्टी रेड जो पवन शेरावत की स्टेटमेंट थी और 3 रेड जिसमें हमने पॉइंट लाए हैं। नॉट बैड रोहित भाई। बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बार सारे फैंस को और सारे व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी कबड्डी अड्डा में एक कॉन्टेस्ट हम हर एपिसोड में रन करते हैं और उस कॉन्टेस्ट में आप ढेर सारी मर्चेंडाइज जीत सकते हैं। मर्चेंडाइज जीतने के लिए काफी सिंपल प्रोसेस है। रोहित भाई, क्या क्या करना है? प्लीज़ यूट्यूब में जाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और लाइक करो और हर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका जवाब दो और ढेर सारे इनाम पाओ। सिंपल है। बिल्कुल।
और इस हफ्ते का जो सवाल है वो भी काफी सिंपल है। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द यंगेस्ट एवर प्रो कबड्डी एमवीपी? प्रो कबड्डी के सबसे नौजवान एमवीपी होने का खिताब किस प्लेयर के नाम है? तो हम एक्सपीरियंस डिफेंडर्स की बात कर रहे थे रोहित भाई, और इस बार ट्रिब्यूट टू लेजेंड्स में भी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर, हमारे सुरेंद्र नाडा। सुरेंद्र नाडा एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट जिन्हें माना जाता है रोहित भाई, इंडिया के लिए भी काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। मुझे याद है एक समय मोहित छिल्लर और सुरेंद्र नाडा जो कॉर्नर कॉम्बिनेशन रहता था, दुनिया का सबसे डेंजरस कॉर्नर कॉम्बिनेशन उन्हें माना जाता था। और प्रो कबड्डी में इनका ये भी एक रिकॉर्ड है कि लगातार हाई फाइव्स करने का जो रिकॉर्ड है, सीजन 5 में फर्स्ट मैच से जो उन्होंने शुरू किया था, लगातार हाई फाइव करते गए थे काफी सारे। इस बार रिटर्न कर रहे हैं सुरेंद्र नाडा और इस बार भी काफी अच्छा फॉर्म देखने मिल रहा है। रोहित भाई, इंडियन कबड्डी और जनरली कबड्डी के तरफ आप इनका क्या कंट्रीब्यूशन मानते हैं? सुरेंद्र नाडा का देखो, आप चाहे कोई भी कबड्डी लो, चाहे वो गांव से हो या फिर नेशनल्स हो या फिर इंटरनेशनल्स हो या फिर प्रो कबड्डी हो, इसमें कंट्रीब्यूशन का सेम ही है। आप देखोगे तो उनको मेरे ख्याल से वो घर पे कम ही रहते हैं और टूर्नामेंट्स में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ हॉस्टल में, हम लोग हॉस्टल में भी थे, एक्सीलेंसी में भी थे, मैं उनको कई साल से जानता हूँ। उनके साथ लोकल हरियाणा में लोकल टूर्नामेंट भी खेला हूँ। तो वो मतलब वो घर पे बहुत कम बैठते हैं। उनकी एक गाड़ी हायर कर रखी है, उनको जहाँ भी सुनाई देता है कि यहाँ एक टूर्नामेंट है, वो गाड़ी में बैठते, 4-5 बंदे इकट्ठे करते, टीम बनाते और चले जाते हैं। तो ये उनका बहुत प्लस पॉइंट है, इसलिए वो अभी तक उनकी गेम जिंदा है कहीं ना कहीं। पर लॉकडाउन में उन्होंने मेरे ख्याल से शायद घर पे खेले होंगे, बहुत मतलब छत पे कहीं पे अपने आस पड़ोस में कहीं पे। तो प्रैक्टिस तो अभी लॉकडाउन में तो सबको बहुत मुश्किल हुई है। तो पर मेरा मानना ये है कि उनको खेलने का एक बोलते ना, एक जैसे लोगों को नशा होता है, उनको खेलने का बहुत नशा है। मैंने ये चीज़ उनके अंदर देखी है और एक्सपीरियंस तो दुनिया भर का है। बट एक तो उनको इंजरी हुई थी, अभी अब जैसे बहुत बड़ी इंजरी के बाद वो लौटे हैं अब इस टूर्नामेंट में, अपने इस सीजन में वो लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको इंजरी भी हाथ की थी, उनके यहाँ का जो रिस्ट था वो क्रैक हो गया था। तो उसके बाद उसको रिकवर करना और फिर फॉर्म में खेलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और एक्सपीरियंस प्लेयर भी है। एक्सपीरियंस तो उनके बाद डिफेंस का दुनिया भर का है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कई साल उनको अच्छी तरह जानता था और अभी भी जानता हूँ। तो मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनका हमेशा रहेगा। बिल्कुल। रोहित जी, आपने कहा कि आप हॉस्टल और हरियाणा टीम में साथ में खेले हैं। कोई कहानी जो आपकी उनके साथ रही या कोई बातचीत आपकी जो उनके साथ हुई जो आपको याद है? जी, मैं हरियाणा टीम में नहीं खेला उनके साथ, बट हरियाणा में जो लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, क्योंकि हमारा हॉस्टल जो होता था वो बालगढ़ में होता था, तो हम लोग सोनीपत में, तो वहाँ आस पड़ोस में कोई भी टूर्नामेंट होता था। पर मुझे उनका हमेशा ये रहता था कि मैं जब उनके साथ बैठा रहता था, कभी भी हम यहाँ डिनर करते थे या भी साथ में हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे होते थे शाम को, तो उनके दिमाग में ही चल रहा था कि यार, जैसे रविंद्र पहल भी होते थे वहाँ पे, काफ़ी हमारे जूनियर प्लेयर होते थे, तो वो पूछते रहते थे पहल को टूर्नामेंट नहीं आया। वो बोलता था कि भाई साहब बस अभी टूर्नामेंट, अभी तो कल तो खेल के आए, अभी कल फिर चल पड़े क्या? कहता ये टूर्नामेंट ढूंढो कहीं ना कहीं। मतलब उसको इतना आप मान सकते हो, वो हरियाणा से हिमाचल से वो यूपी से, उसको कहीं भी बोले को तैयार जाने के लिए। मतलब मेरे को लगता था वो एक बैग तो उनका ना पैक रहता था कि टूर्नामेंट सुना, उन्होंने अपना बैग उठाया और चल दिए भाई, चलो टूर्नामेंट खेलने चलते। उन्हें ये मतलब नहीं होता था कौन सी कैसी टीम है कैसी नहीं है, टीम बनाओ कैसी भी बनाओ चलो। तो काफ़ी मतलब जो खेलने का उनके अंदर नशा है, वो मेरे ख्याल से किसी प्लेयर के अंदर में ज़्यादा इतना देखा नहीं है। आप किसी भी प्लेयर से पूछना सुरेंद्र नाडा का क्या नेचर है, वो बोलेंगे अरे यार बहुत टूर्नामेंट खेलता है वो। कहीं भी देखो कि कैसी भी टीम में देखो तो सुरेंद्र नाडा कॉर्नर में खड़ा होगा, कहीं भी। मैं एक जगह में चीफ गेस्ट बन के गया, वहाँ सुरेंद्र नाडा कॉर्नर पकड़ के खड़ा था। मैंने बोला यार ये आदमी कब हटेगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, यही एंथुसियाज्म शायद उनका गेम की तरफ है, जिसकी वजह से बिल्कुल अब तक वो इस इतने बड़े इंजरी के बाद, जैसे आपने कहा, रिटर्न कर पाए हैं और काफी सक्सेसफुली रिटर्न कर पाए हैं। रोहित जी, आखिरी सेगमेंट हमारी जो है राणा की रेड। राणा की रेड में रोहित जी बहुत मुश्किल काम करते हैं। मेरे हिसाब से प्रो कबड्डी का सबसे मुश्किल काम रोहित भाई को इस सेगमेंट में करना पड़ता है, जो है आने वाले मैचेस के विनर्स को प्रेडिक्ट करना।
जी, जी, काफी जी। हद तक सही रहे हैं रोहित भाई के प्रेडिक्शंस। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा रोहित भाई के प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम सही ही रहे हैं। तो देखते हैं इस बार वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं। पहला मैच, इसका विनर प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा रोहित भाई। जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस पटना पायरेट्स। ये मैच बहुत टफ मैच होने वाला है और अच्छा मैच होगा ये। मुझे अभी अभी मैंने आपको कहा जैसे-जैसे मैच बढ़ते जाएँगे प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और यस। मुझे काफ़ी प्लेयरों के मैसेज भी आते हैं, वो बोलते हैं यार भाई आप हमारी टीम का नाम कैसे आप बोलते हैं कि हम हार जाएँगे या दूसरी टीम जीत जाएगी। मैंने बोला यार अब मैं क्या बोलूँ, एक का तो नाम लेना पड़ेगा। बोलते हैं यार भाई ऐसा मत किया करो आप। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो एक अभी नहीं सीरियसली ये सेगमेंट बहुत टफ काम है और दूसरी बात कि अब जो आने वाले जो मैचेस है उसमें तो और भी टफ हो गया। अब जिसको पहले लूज मानते थे आज वही स्ट्रॉन्ग टीम है। तो अभी Yes. ये काम बहुत टफ है। अभी जयपुर और पटना दोनों अच्छी टीमें हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों में से एक लूज है। काफ़ी अच्छी टफ टीम है। तो मुझे जिस तरह से पटना पायरेट्स खेल रही है तो मुझे लगता है कि जैसे उनका जो कोऑर्डिनेशन दोनों टीमों का अच्छा है। दोनों टीमों के रेडर्स अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पटना पायरेट्स और जयपुर में मेरे ख्याल से इस बार मुझे लगता है जयपुर थोड़ा-सा कर जाएगी काम, क्योंकि जयपुर में अच्छी फॉर्म में तीनों प्लेयर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बिल्कुल। अगला मैच गुजरात जायंट्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। गुजरात जायंट्स और बेंगलुरु बुल्स। गुजरात जायंट लग रही है मुझे। ओके, तो बेंगलुरु बुल्स के इतने बड़े विन के बाद भी आपको लगता है गुजरात की जो डिफेंस है वो कामयाब हो जी। जाएगी उन्हें रोकने में? मुझे लगता तो यही है क्योंकि अभी परवेश और सुनील अच्छी वापसी करी है। सुनील तो अच्छा ही कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज भी होना चाहिए क्योंकि अगर हर उसमें अगर सोचे ना क्योंकि हर टीम की एक काट होती है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग Yes. टीम के अगेंस्ट कोई एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है तो मेरे को लगता है क्योंकि इनके पास रेडिंग पावर अच्छी है बेंगलुरु बुल्स के पास, पर उनके पास डिफेंस भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गुजरात करेगी इसमें। ओके, एक नॉर्दर्न डार्बी आ रही है आपके तरफ नेक्स्ट, हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस दबंग दिल्ली। इसमें अगर तो पवन और नवीन खेल रहे हैं तो दबंग दिल्ली जीत सकती है, बट अगर नवीन नहीं खेल रहे हैं तो हरियाणा स्टीलर्स की ओके, विकास कंडोला भी फॉर्म में वापस आ गए हैं। आपने लास्ट मैच देखा होगा, उनका डिफेंस भी फॉर्म में ही है। तो मुझे लगता है हरियाणा स्टीलर्स। ओके, नेक्स्ट मैच नॉर्थ वर्सेस साउथ, यूपी योद्धा वर्सेस तेलुगु टाइटंस। यूपी वर्सेस तेलुगु टाइटन, इसमें तो यूपी। ओके, यू मुंबा वर्सेस बंगाल वॉरियर्स। मुंबई वर्सेस बंगाल वॉरियर्स, इसमें बंगाल वॉरियर्स। ओके, तमिल थलाइवास वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स। तमिल तलाइवा। ओके, और आखिरी मैच भी बहुत मुश्किल प्रेडिक्ट करना, पटना पायरेट्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। ये थोड़ा टफ हो गया है, पर पटना पायरेट्स। ओके, आपके सारे प्रेडिक्शंस हमने लॉक कर दिए रोहित भाई। उम्मीद है इस बार भी हर हफ्ते जैसे आपके प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही होंगे। जी जी, और मैं सभी प्लेयरों को ये कहता हूँ जो प्रो में खेल रहे हैं, भाई ये मेरा काम है प्रेडिक्शन करना, और मैं एक टीम का नाम लेना होता है इसलिए मैं बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी सारी एनालिसिस भी होती है। मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा ये जो बातें होती है इसमें काफी सारी एनालिसिस भी होती है। बस यूं नहीं कि इमोशन पे किसी टीम का नाम ले लिया या किसी टीम के तरफ है इसलिए उसका नाम ले लिया। काफी सारी चीजें सोच विचार करके ये जो एनालिसिस है वो होती है। तो रोहित भाई, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ जुड़ने के लिए इस हफ्ते। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा हर मंडे और फ्राइडे हम कबड्डी अड्डा के नए एपिसोड्स रिलीज करते हैं। तो अगले मंडे भी प्लीज हमसे जुड़िए और कबड्डी अड्डा के साथ आपके जो भी सवाल है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। शायद इनमें से कुछ सवाल रोहित भाई को हम अगले एपिसोड में भी पूछे। अगले मंडे तक मुझे भी इजाजत दीजिए। मैं हूं साहिल और ये है द कबड्डी अड्डा।